हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स। मतलब कि हम न्यूज़पेपर के साथ साथ में जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये हमने जैन के स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था, बट कोविड की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू भी आ गया था। मुझे भी कोविड हो गया था, इसकी वजह से हम काफ़ी यहाँ पे कुछ लेक्चर ले नहीं पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से टॉपिक है, एनवायरनमेंट, इकॉनमी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, फिर इकॉनमी है, एक टॉपिक साइंस एंड टेक का है। तो जैसे न्यूज़पेपर में सीरियल वाइज आए हैं, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, है ना। तो यहाँ पे और भी न्यूज़पेपर है, जैसे डाउन टू अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर, तो उसको भी हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी यूज़ की है। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी सूचना है दोस्तों, हमारे बहुत से कोर्सेज़ हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को लगता है करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, उसके लिए कोर्स है जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, तीनों का कॉम्बो है। ठीक है, अगर वो ज्वाइन करना है तो क्विकली रिवीजन करते हैं। इसके अलावा जीएस का क्रैश कोर्स भी अलग से मिल सकता है आपको, और करंट अफेयर का भी अलग से। किसी को लगता है कि बाकी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, एक बार करंट अफेयर करने हैं, तो वो भी हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर द हिंदू का न्यूज़पेपर आप खोलोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है, इंडिया रिकॉर्ड्स 40% स्पाइक इन कोविड इंस्पेक्शन ओवर अ वीक। ठीक है, ऐसी अब इन्फॉर्मेशन क्या बच्चे बहुत सारे यूज़ करते कि इसको हमने टोटल पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने देखना है कि अगर यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कोई वहाँ पे टर्म तो नहीं बीच में मिल रही है हमें, कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो आर नॉट फैक्टर आ गया है ना, या फिर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर ली इन्होंने, या फिर एंटीबॉडी क्या है ना। ऐसी चीज़ें, बस ऐसी चीज़ें देखनी है। अगर आपने पढ़ी हुई हैं, अगर आपने रेगुलर हमारी क्लासेस भी लगाई हुई है, तो फिर यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक अपडेशन ही है, सिर्फ आपने मेंस के लिए अपडेशन करनी है कि अराउंड 89.4% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेटेड के लिए, उन्होंने एटलीस्ट एक डोज लगवा लिया, और अराउंड 65% है जिन्होंने दोनों डोजेज लगवा लिए। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। ये डेटा कुछ और होगा, तो आपको सिर्फ एक मेंस के लिए अपडेट करना है, तो बस इसके अलावा यहाँ पे अंदर जाना नहीं है। अगर आप ये देखोगे कि डिस्पैरिटी है कि अलग अलग स्टेट में, जैसे पंजाब है 46% है ना, कितने लोगों की वैक्सीन लगवाई है विद बोथ डोजेज़। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड विद बोथ डोजेस। तो अगर हम देखें, जितना रेड है उतना कम लगवाया हुआ, जितना ब्लू की तरफ जाए उतना ज़्यादा है। जैसे गुजरात के अंदर 87% है। तो ये अलग अलग यहाँ पे एक आपको ये भी चीज़ मिल सकती है। अगर मान ली कोई स्टेट पे आप यहाँ पे हो, आपने स्टेट का एग्ज़ाम देना, तो आप उसका डेटा थोड़ा सा निकाल सकते हो मेंस के लिए। एक और है, सेंटर रिस्पॉन्स अवेटेड ऑन लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिज। तो यहाँ पे देखो सेंटर का रिस्पांस वेटेड है, तो इट मीन्स ये भी अभी हमारी जो न्यूज़ है ये मैच्योर नहीं है ना। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे जब मैच्योर होगी तो हम करेंगे इसको पूरा डिटेल में। स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे इंटरफेथ मैरिज का कंटेक्स्ट के अंदर इसके जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी तो फिर हम इसको देखेंगे। गवर्नमेंट टाक ऑन मैरिटल रेप और डिलेइंग टैक्टिक्स। तो यहाँ पे कौन सा है सेक्शन दोस्तों, 375 आईपीसी, इसके बारे में बात की गई है कि जैसे मैरिज के बाद जो अगर फोर्सफुली अगर इंटरकोर्स करने की कोशिश की जाए तो उसको रेप डिक्लेयर नहीं करते, प्रोवाइडेड है कि एज जो वाइफ की है वो 15 साल से ऊपर हो। तो इसीलिए इसकी जो एग्जेम्पशन दी गई है उसके कंटेक्स्ट के अंदर अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर देखते हैं क्या एक्शन लेती है। बोला जा रहा है कि इसको हम ठीक करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि एक अच्छा लॉ बनाया जा सके। तो देखते हैं क्या इसके अंदर भी अपडेशन होती है, तो वो फिर वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे क्या हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनो बहुत इरप्ट होते हैं, अभी रिसेंटली एक हुआ है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है उससे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ग्लोबल कूलिंग क्या हो सकता है, 1 and 2, 2 and 3, 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप आंसर निकालो। तो वॉल्केनो के कंटेक्स्ट के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, या फिर कितने टाइप के जब आप पढ़ रहे हो तो क्या हो सकता है। देखो, एक तो है बेसिक, है ना, वॉल्केनो को टाइप क्या है, कैसे इरप्ट होता है, ये वो सब जो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले पास्ट में काफ़ी पूछे हुए हैं, लेकिन और भी आने वाले समय में एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है अगर यूपीएससी चाहे तो। यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। तो दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन है वो है इम्पैक्ट के ऊपर। इम्पैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है,
इसीलिए हमने इम्पैक्ट के ऊपर मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा बनाया जिसके अंदर सारे कंसेप्ट कोशिश करूँगी आपको बता दूँ। इम्पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, इसीलिए इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है और इम्पैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पे पहले इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, ग्लोबल कूलिंग भी। अब एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई यार ग्लोबल वार्मिंग करता है या कूलिंग, दोनों में से एक होना चाहिए, है ना। एक तो आप ले लोगे, चलो ठीक है 2 सही है, उसके साथ दोनों में से एक आएगा, या 1 2 आएगा या 2 3 आएगा। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर बात करते हैं। वॉल्केनो कॉज अ सिग्निफिकेंट डैमेज। तो यहाँ पे ये आर्टिकल द हिंदू में बेसिकली डैमेज की तरफ बता रहा है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट को टच किया गया है। ठीक है जी, इम्पैक्ट क्या है कि सुनामी की वार्निंग, यहाँ पे टोंगा के अंदर जो अभी रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो वहाँ पे सुनामी की वार्निंग आ गई कि बहुत सारा एरिया, अगर आप रीजन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत से रीजन को यहाँ पे सुनामी के लिए वार्निंग मिल गई। ठीक है जी, चलो खैर, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है टोंगा। ठीक है जी, लोकेशन कौन से साउथ पैसिफिक के अंदर। ठीक है, लोकेशन पता होनी चाहिए। दूसरा आप बात करते हैं इम्पैक्ट की। देखो दोस्तों, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत सारी गैसेस वहाँ पे रिलीज़ होती हैं। गैसेस के अंदर 2 टाइप की गैसें हैं, जैसे CO2, ठीक है, देन सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। CO2 जो है ये तो करती है वार्मिंग। ठीक है जी, वार्मिंग करती है, ग्लोबल वार्मिंग। अब यूपीएससी मान लीजिए पूछ ले कि जो टोटल ह्यूमन जो CO2 जनरेट करते हैं और जो वॉल्केनो जनरेट करते हैं, है ना। अब यूपीएससी पूछ ले कि जब से अर्थ बनी है, या जब से, मतलब हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ले लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो वॉल्केनो CO2 इरप्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो वो स्टेटमेंट गलत है। ह्यूमन वाली बहुत ज़्यादा है, वॉल्केनो वाली बहुत कम है। पहली बात ये। अब ये कहाँ से? अकॉर्डिंग टू नासा की वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करोगे, यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोली CO2 ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रोल क्या है? अब बहुत सी गैसेस क्या करती हैं, यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गई, अब ये वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेसिकली इट फॉर्म सल्फ्यूरस एरोसोल क्या करते हैं? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादा, मतलब नीचे नहीं आना देते, एल्बिडो को इंक्रीज कर देते हैं। अब जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे तो उतनी ग्लोबल क्या होगी, फिर वो सनलाइट इतनी नीचे नहीं आएगी, कूलिंग हो जाती है। ग्लोबल डिमिंग, या फिर आप डिमिंग भी बोल सकते हो इसको। तो कूलिंग के कंटेक्स्ट के अंदर भी इसको टर्म को यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसी जो वॉल्केनो के अंदर होता है HCl, यहाँ से क्लोरीन निकलती है और ओजोन को डिप्लीट करती है। तो यहाँ पे ओजोन डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीनों फैक्टर हो रहे हैं। एक तो अपना ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि CO2 यहाँ पे HCl वगैरह जो है, क्लोरीन है इसके अंदर। इसके अलावा एरोसोल जो है वो कूलिंग कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये टिपिकल यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली इकोनॉमी को जब हम टच करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इनकम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड इन द कंट्री डिक्लाइंड इन 2021 बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज्ड। सेकेंड, इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स एज शेयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज्ड इन लास्ट 4 years while the proportion of corporate tax in the same was declining. थर्ड है, इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे कौन सी है। अब ये देखो, कंपैरिजन, दो स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड है ना, उनकी इनकम, ठीक है दोस्तों, तो बिलियनियर की इनकम। तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है। इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बढ़ी है या कम हुई है ना, उसी कंटेक्स्ट के अंदर है। एक तरफ तो बहुत आम जनता है, उनकी इनकम है, दूसरी तरफ बिलियनियर्स है। अब हमें पता है कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सी इनकम, बहुत से लोगों की डिक्रीज हुई, पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट भी गई, कम हुई है ना। उसके कंटेक्स्ट के अंदर भी इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली रिपोर्ट ने क्या पाया कि भाई बिलियनियर और ज़्यादा अमीर हो गए। जैसे अपना अडानी साहब है, अडानी की जो इनकम है वो अराउंड 8 फोल्ड इंक्रीज़ हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुई। अंबानी की डबल हुई, ये आपका न्यूज़पेपर बोलता है। ठीक है दोस्तों, इंडियाज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एज शेयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सभी के ऊपर बोझ पड़ता है, वाइल द प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन बिलियनियर अपने बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अडानी के केस के अंदर भी बोला कि नए नए प्रोजेक्ट मिले हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कॉर्पोरेट को छूट भी काफ़ी दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द बिलियनियर इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट इसलिए मैंने करेक्ट डाली हुई हैं। मैं चाहता इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करवा सकता था आपको, लेकिन करवाया नहीं गया क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़ी है और इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता, हो सकता है आपके दिमाग में वही बैठ जाती, एग्ज़ाम में गलती हो जाती, इसलिए मैंने इनको चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे पर्पज़ के लिए, ताकि आपको याद रहे, एटलीस्ट जो यहाँ पे याद कर लिया बस वही आपने याद रखना है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल है आज के, तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इनइक्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कौन रिलीज़ करता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं। 84% इंडिया की हाउस होल्ड है, जो मैंने वहाँ पे मेजोरिटी वर्ड यूज़ किया था, यूपीएससी मोर देन 50% यूज़ कर सकती है। 84% है जिनकी पॉपुलेशन जो इनकम डिक्रीज़ हुई है और बिलियनियर की इंक्रीज़ हुई है, ठीक है दोस्तों। 6%। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कोविड का टाइम है, हमारे एजुकेशन के अंदर भी कट लगा है, ठीक है दोस्तों। बजटरी एलोकेशन जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर भी कट हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर देखें सेम ईयर के अंदर बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है उसकी जो वेल्थ है वो है जस्ट 6%, तो बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे बोला गया, हालांकि यहाँ पे नंबर दिए गए, हमारे लिए इतने नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये याद रखना है वो ग्रो हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, ट्रेंड देखना है। इंडिया इज़ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस, ये रिपोर्ट बताती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रिसेंट WHO हैज़ रिकमेंडेड 2 ड्रग्स, बैरिसिटिनिब एंड सोट्रोवाइमेब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। नो कंट्री कैन इंक्लूड अ ड्रग इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विदाउट WHO रिकमेंडेशन। तो करेक्ट कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहली बात, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पाऊँ तो मुझे ये पता होना चाहिए ये 2 ड्रग किस कंटेक्स्ट के अंदर है, ठीक है जी। 2 ड्रग किस कंटेक्स्ट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और वहाँ पे सारे ऑप्शन बन सकते हैं। और ये जब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हो और वहाँ पे 1 ओनली 2 ओनली, यहाँ पे अगर आपको 100% श्योरिटी है तभी आपने इसके अंदर जाना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट भी रहती है तो अपना 50% प्रोबेबिलिटी गई है ना, 50% चांस है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जो मल्टी स्टेटमेंट ज़्यादा 3-4 स्टेटमेंट होती है वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी रहता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात, ये जो ड्रग है कोविड के लिए यहाँ पे लेके आए। अब बात आ गई सेकंड, अगर तो आपको ये पता है तो आप फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नो कंट्री कैन इंक्लूड अ ड्रग इन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विदाउट WHO रिकमेंड। ऐसा नहीं है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी ड्रग का प्रोटोकॉल्स है ना। तो अगर आप देखोगे जैसे कोवैक्सीन है, तो बोला गया WHO ने उस टाइम पे अप्रूव नहीं किया उसको, तो लेकिन इंडिया वैक्सीन तो लगा रहा था, है ना। तो ऐसे बहुत सी मेडिसिन है जो WHO के वहाँ पे रिकमेंड नहीं होती, तो लेकिन इंडिया यूज़ करता है या कंट्री अपने अपने हिसाब से यूज़ करती है। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए एक बार WHO ने रिकमेंड कर दी कि ये वाली ड्रग जो है इसको यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है हर एक कंट्री उसको यूज़ करे। तो कंट्री अपने अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन देती हैं। हालांकि WHO की रिकमेंडेशन को वो डेफिनेटली कंसिडर करती हैं, लेकिन मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये दोनों साइड से गलत होती है, तो यहाँ पे अपनी नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। ये देखो 2 मोर ड्रग्स कोविड पेशेंट, ठीक है। कैसे काम करती हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये गए हुए हैं, लेकिन इतना हमने जाना नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। 2 ड्रग है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ की जाती थी और कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, जेनस काइनेज इनहिबिटर। बस ये याद रखना, जैसे एस के बारे में UPSC ने पूछ लिया था, है ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जब हमारा कई बार क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनती है, उसको सुप्रेस करने के लिए ये इनहिबिटर्स क्लास इसको बिलोंग करती है। इसके अलावा सोट्रोवाइमेब जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन्वेस्टिगेशनल के लिए। यहाँ पे भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर लिए हैं। एक तो अपना जो कोविड सीरीज़ है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है मेरे वाली, तो वहाँ पे हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डिटेल में पढ़ा था ये बनती कैसे है और कोविड के अंदर कैसे यूज़ की जाती है। खैर फिर भी अगर टाइम मिला तो मैं फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर दूंगा,
ठीक है दोस्तों। तो इंडिया के अंदर देखोगे बेरिसिटिनिब जो है वो चीप है, वाइडली अवेलेबल है। हालांकि दूसरी ड्रग जो है वो इतनी अवेलेबल इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर इसको भी अवेलेबल हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन कंटेक्स्ट टू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके बारे में पढ़ना, यूसफ जिसको बोलते हैं, ऐसा अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है न्यूज़पेपर में भी। इट प्रोवाइड सब्सिडी टू इंश्योर टेलीग्राफ सर्विसेज are provided to everyone across India, especially in rural and remote areas. Second, it is governed by Ministry of Electronics and Information Technology. Third, the fund is raised from the Universal Access Levy, is applicable to all telecom license holders. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे दोस्तों 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, all of the above. तो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आज आर्टिकल आया, BBNL के बारे में बोला गया है, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक सर्वे किया और वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट किया बेसिकली, और इन्होंने बोला कि हम इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो अपनी वैसे फाइबर है वो ऐसे एरिया में, जो बहुत से एरियाज़ जो रीचेबल नहीं है वहाँ पे पहुँचाना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम इंटरनेट के थ्रू पहुँचाएंगे। अब ये अकेले नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखो स्पेस एक्स से लेके है ना, वन वेब, कितने और कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन है, जो अलग अलग अपने ये प्रोजेक्ट है, एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो ये सारे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे अर्थ के ऊपर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये सारे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। थोड़ी बहुत हाइट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर एक है हाई अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर अगर आप एक सैटेलाइट लॉन्च करते हो, ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे अर्थ का ज़्यादा एरिया कवर करता है, ये पूरे एरिया को कवर करता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको ये दीवार है और यहाँ पे आपके पास हाथ में एक टॉर्च है, जितना आप दीवार के पास जाओगे उतना ही वो रोशनी इतने एरिया में देगी, और अगर आप दूर चले जाओगे तो यही रोशनी जो है, जो एरिया कवरेज बढ़ जाएगा। इसी तरह जो दूर सैटेलाइट है इसका अर्थ का एरिया कवरेज बढ़ जाता है। लेकिन हमें इंटरनेट के लिए पास में सैटेलाइट रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जितनी दूर होगा वहाँ पे इंटरनेट का जो सिग्नल है, सिग्नल का तो टाइम लगेगा वो बढ़ जाएगा, तो हमें तो क्विक सिग्नल चाहिए, है ना, तो इसलिए पास में रखना है। अब पास में रखोगे तो उसका एरिया कवरेज जो है वो कम हो जाएगा, है ना, अर्थ के ऊपर, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ़ सैटेलाइट बढ़ाने पड़ेंगे। और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि पोल्यूशन भी हो सकता है, इसकी वजह से बहुत सी जो लाइट है रिफ्लेक्शन होगी आसमान में, तो आपको रात को भी दिन टाइप दिखाई देगा जितने सैटेलाइट धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो सैटेलाइट का कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट मैंने वैसे बता दिया आपको। दूसरा, यहाँ पे जो पैसा है BBNL, और यहाँ पे जो पैसा आएगा वो आएगा USOF से। ठीक है, इस कंटेक्स्ट के अंदर और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। अब USOF क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया सारा। ठीक है, USOF बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड है। देखो दोस्तों, बहुत ही इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ है, ठीक है, जो लाइसेंस लेके काम कर रही हैं, उनके अंदर पैसा आता है, जैसे वो स्पेक्ट्रम की फ़ीस भी, चार्जेस वगैरह भी आते हैं, ये सब कुछ है ना। उनसे चार्जेस कलेक्ट करके एक फ़ंड में डाले जाते हैं जिसका नाम है USOF। ठीक है दोस्तों। अब ये फ़ंड बनाया गया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 के अंदर। यहाँ पे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। पहली बात तो इसका स्टेटस आपने ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। कम्युनिकेशन वाला आएगा, वहाँ पे MEIT थी, वो स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा अब यहाँ पे इसके पास जो पैसा आता है, जैसे मान लीजिए बहुत से रूरल एरिया के अंदर हम इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पैसा इसके अंदर डाला जाता है ताकि वो उसको हम यूज़ कर पाए। ये आता है यूनिवर्सल सर्विस लेवाई। अब ये लेवाई क्या लगती है? देखो सारे कंपनीज हैं उसके, अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम को भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसके अलावा वो बहुत सी जो, अगर आप देखो लाइसेंस भी दिए है, एनुअल लाइसेंस फ़ीस भी होती है ना, कोई भी कंपनी चल रही है तो ये कुछ खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट को उन्होंने देने होते हैं। तो यहाँ पे सेटअप किया गया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है, ठीक है, इसका जो कुछ परसेंटेज है वो गवर्नमेंट को जाएगी।
ठीक है, मतलब आपका USOF के अंदर भी जाएगी। तो ये तय हुआ कि 8% है, तो अगर 5% जो है उसके अंदर USOF के अंदर जो है वो चले जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन आता है कि AGR क्या है। AGR के को मेज़र करने के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज़ के बीच में ये कोर्ट के अंदर ये केस गया था। जो गवर्नमेंट है नेचुरली वो AGR को कहेगी, गवर्नमेंट ये कहती कि जो AGR है, ठीक है, इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है जी, जो टेलीकॉम सर्विसेज कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है प्लस नॉन टेलीकॉम, ठीक है, दोनों को मिला के AGR बनेगा। लेकिन कंपनीज़ ने बोला नहीं, कंपनी ने बोला जैसे जो यहाँ पे AGR है वो सिर्फ उतना ही बनेगा जो उनकी कोर सर्विसेज से पैसा आता है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी ने ये बोला कि जैसे मान लीजिए वो कोई प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने सेल किया, कोई एसेट है उनका, है ना, उन्होंने सेल किया, अब उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट के साथ AGR के अंदर पार्ट नहीं होगा, इसको हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वही AGR की मानी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है AGR और इसका कुछ पैसा USOF के अंदर जाता है। USOF का पैसा जो है वो रूरल एंड रिमोट एरियाज़ के अंदर इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली ये यूज़ किया जाता है, ये हमने ध्यान रखना है। अब सिर्फ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है विटामिन B एंड C आर ऑल्सो नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है दोस्तों, सेकेंड है, सेकेंड को अगर स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है एब्सेंस ऑफ विटामिन D कैन कॉज मसल वास्टिंग। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, थर्ड स्टेटमेंट बोलती है जनरली विटामिन D एंड K आर नॉट सिंथेसाइज्ड, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस के क्वेश्चन अब UPSC के अंदर दोबारा आने लगे, इस साल भी आए, तो यहाँ पे बेसिक साइंस का क्वेश्चन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 ओनली आंसर आएगा। दोस्तों दो तरह के विटामिन होते हैं जो मेजर, एक है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। ठीक है जी, जो फैट सॉल्युबल है उसको बोलते हैं ADEK, जो वाटर सॉल्युबल है वो है B एंड C। विटामिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, विटामिन D एंड K, अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेटमेंट की, विटामिन D एंड K दे आर बेसिकली जनरली दे आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। D अल्ट्रावायलेट पढ़ने से, है ना, सिंथेसिस होता है उसका। इसके अलावा विटामिन K जो है वो कोलन के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, इतना समझो, बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों जनरली जो यहाँ पे नॉट है, जनरली दे आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। एब्सेंस ऑफ विटामिन D कैन कॉज मसल वास्टिंग। नाउ दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है आज जो न्यूज़पेपर है जो संडे का द हिंदू, वहाँ पे ये अगर आप देखोगे मसल स्टार्व इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन D। अब ये देखो न्यूज़ तो इतनी है ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कितना अच्छा हमारा बन गया अगर हम बाकी स्टेटमेंट अलग से उसके अंदर ऐड करते हैं। ऐसे ही UPSC करती है, तो हमने भी कोशिश की है ऐसे करने की। दोस्तों आपको पता है कि जब जैसे ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, ग्लूकोज जो है वो एज ए ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है बॉडी के अंदर, रिजर्व फूड, और ये ग्लाइकोजन मसल के अंदर भी स्टोर होते हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो कुछ टाइम के ऊपर जो मसल के अंदर स्टोर एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है एनर्जी के अंदर, उसके बाद जो हमारा रिजर्व फूड है वो पूरी बॉडी से फ्यूल हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर मान लीजिए विटामिन D की एब्सेंस है तो मसल जो है वो स्टार्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको एनर्जी नहीं मिलती और इसकी वजह से मसल मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इट मीन्स कि विटामिन D इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रिकेट्स होती है अगर डेफिशिएंसी है विटामिन की। बोन जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे कैल्शियम फॉस्फोरस जो है मिनरलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनके अंदर सॉफ्ट हो जाती है और बेंड आ जाता है। ठीक है जी, सो विटामिन D का रोल क्या है ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। इतनी एटलीस्ट आपको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके तरह क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। तो हम अब उम्मीद है कि आगे पूरे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अब तबीयत हमारी पहले से ठीक है, गला भी काम साथ दे रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।